जिन स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया वो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। आप अपने दोस्तों वगैरह को कहें कि वो भी ज्वाइन कर लें। क्लास मैंने स्टार्ट कर दी है। जिन स्टूडेंट्स ने क्लास ज्वाइन की है वो काइंडली अपने बाकी दोस्तों को भी कह दें कि वो क्लास ज्वाइन कर लें, ताकि मैं फिर क्लास स्टार्ट करूं। जो क्लास की स्लाइड है वो एक पावर पॉइंट सॉरी वो एक आपकी पीडीएफ फाइल है जो मैंने ग्रुप पे शेयर की है, उसको डाउनलोड कर लें। ग्राउंड वर्क है। हाँ जी, मेरे पास अभी 7 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो काइंडली आप लोग अपने बाकी कोलीग्स को भी मैसेज कर दें ताकि वो ज्वाइन कर लें, फिर मैं क्लास का सेशन स्टार्ट करूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अभी स्टार्ट कर दूं तो आप लोग मुझे ये चैट में मैसेज कर दो, जो जूम चैट है, ताकि मैं फिर क्लास का सेशन स्टार्ट कर दूं। सर, हाँ जी, बोलें। जब तक स्टूडेंट्स नहीं आ रहे मैंने क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी, पूछें। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा था कि सारा वेसल चेंज है, आपकी तो आवाज़ मैंने कट उसको रही है, बोला तो एक अगर आप मिनट और सारा की आवाज़ कट रही है, क्वेश्चन रिपीट करें। यस सर। सर मैंने ये पूछना है कि आपने कल कहा था कि आप अपना एक कोर पेपर ढूंढें और उसमें जो भी काम किया उसमें थोड़ी सी चेंजेस करें और उसको अपने रिसर्च में यानी उस पर काम करें। तो मैंने जो सही। पेपर ढूंढा है, जो मेरा काम है, उसमें मैं सारा अगर थ्योरी वो यूज़ कर लूँ, जितना भी कोडिंग वगैरह सेम वही काम है, लेकिन अपना डाटा सेट चेंज कर दूँ, तो ये काम ठीक रहेगा? नहीं, डाटा सेट तो नहीं आप चेंज कर सकती। आपने डाटा सेट तो एग्जैक्टली वही रखना है जो कि एग्जिस्टिंग कोर पेपर ने इस्तेमाल किया। नहीं तो आप कंपेयर कैसे करेंगी? ऐसा कैसे हो सकता है कि जो सर ऐसा है, मैंने उसमें जी आपने सिनेरियो ही सारा बदल दिया। अगर एक बच्चा जीसी यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जा रहा है
वो कहे कि मैंने रास्ता ढूंढ लिया है, और उसको कहें कि ठीक है अब तुम लाहौर की जिस यूनिवर्सिटी से यूएमटी लाहौर के अंदर चले जाओ इसी डाटा की बेस पे, तो वो नहीं जा सकता। आपने एनवायरनमेंट ही सारा चेंज कर दिया है। इनपुट डाटा जब आप दोनों देखें, दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है रिसर्च के अंदर। ये मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ। एग्जामिनर दो चीज़ों का ना कंपैरिजन देखते हैं, एक आपका एल्गोरिदम है और एक एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको नज़र आ रहा है ये? यस सर। एक आपका एल्गोरिदम है और एक एग्जिस्टिंग है जिसे आपने कंपेयर करना है, ठीक है। इनका कंपैरिजन तब ही जायज़ बनता है जब इन दोनों का जो इनपुट डाटा है वो सेम हो। आपने एल्गोरिदम पे कुछ किया, आपके एल्गोरिदम ने कुछ किया, कंपेयर्ड एल्गोरिदम ने कुछ किया, लेकिन इन दोनों के इनपुट डाटा जो है वो सेम होना चाहिए। उसके पीछे वजह ये कि सेम इनपुट डाटा होगा तब आप आउटपुट कंपेयर कर सकते हैं। अब इसका भी कुछ, आपका भी कुछ आउटपुट आएगा, आपका एक आउटपुट आएगा, एक आउटपुट इसका आएगा, तो वो कंपैरिजन बनेगा ही तब जब दोनों का डाटा सेम होगा। ये बात आपको समझ में आई? यस सर, ये बात तो मुझे समझ आ गई है, लेकिन जो पेपर मैंने पढ़ा है ना, उन्होंने डाटा हम मेरा एक्चुअली जो काम है वो एक्सरेज इमेज पे, इनको रेडियोग्राफी बोलते हैं। तो अच्छा, उन्होंने जो एल्गोरिथम यूज़ किया ना, उन्होंने उधर मेंशन किया है कि जो पेरिएपिकल एक्सरेज है ना, इन पे ये चीज़ नहीं सही, आप इसको विंग वाइट विंग पे कर सकते हैं। उन्होंने फ्यूचर वर्क में ये लिखा हुआ है। तो यानी मैं ये पूछ रही हूँ कि एल्गोरिथम मैं सेम रहने दूँ और डाटा सेट मेरे पास जो वाइट विंग का ही है मैं उस पर कर लूँ, तो ये काम ठीक नहीं होगा इसका मतलब? नहीं, आप इसको भी बेस बना सकते हैं। देखें, जो आपने बेस बनाई है ना, इसकी बेस पे आप ये कह रही हैं कि अब मैं अपने एल्गोरिदम को इस एल्गोरिदम से कंपेयर नहीं कर सकती। आपने अगर उसी एल्गोरिदम से कंपेयर करना है तो मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या उसका एल्गोरिदम उस डेटा सेट पे काम कर सकता है जो कि आपका डेटा सेट है? अगर वो एल्गोरिदम, लेट्स सपोज देखें आपके पास ना 10 एट्रीब्यूट्स थे, डेटा सेट के अंदर 10 एट्रीब्यूट्स थे। जो एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम था ना, उसने 8 एट्रीब्यूट इस्तेमाल किए, उसने 2 नहीं किए, और उसने खुद ही से कह दिया कि ये जो 2 मैंने नहीं किए ये करने से और बेहतर हो सकता है। आपने अपना एल्गोरिदम बनाया, वो आप 10 के 10 एट्रीब्यूट्स डेटा सेट के इस्तेमाल करती हैं, दोनों के इनपुट के अंदर डेटा सेट सेम जाएगा। यहाँ पे एक डेटा सेट था जिसके 10 एट्रीब्यूट थे, इस वाले ने कह दिया कि मैं 8 कर रहा हूँ, 2 मुझसे नहीं हो रहे, वो फ्यूचर वर्क में है। आपने कह दिया कि मैं 10 के 10 इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ये कंपेयर हो सकता है क्योंकि दोनों का इनपुट डाटा सेम था। ऐसा नहीं पॉसिबल कि आपका जो कंपेयर्ड पेपर है वो किसी और डाटा सेट पे ऑपरेट करे और आपका एल्गोरिदम किसी और पे करे, और आप कहें कि मेरी एक्यूरेसी यही है, तो वो एक्यूरेसी इस एक्यूरेसी से कंपेयर नहीं हो सकती। यहाँ पे फिर आ जाता है कि आपने वो सिनेरियो एक्सप्लोर किया जो किसी और ने पहले से रिसर्च नहीं किया, तो आप ये कह सकती हैं जी मैं कंपेयर किसी से नहीं कर सकती। अब ये एग्जामिनर की स्वाबदीद है कि वो आपकी इस डिफेंस को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। सर मीन्स हमारा जो डाटा सेट है वो सेम होना चाहिए, तो तब हम कर सकते हैं कंपेयर। डेफिनेटली, क्योंकि आपने कंपेयर एक्यूरेसी करनी है ना, आपने आउटपुट कंपेयर करना है, आपने अपने एल्गोरिदम का भी आउटपुट और इसके एल्गोरिदम का भी आउटपुट कंपेयर करना है। अब कंपेयर तो वो तभी होगा जब दोनों का इनपुट सेम होगा। अगर दोनों का इनपुट ही फर्क है तो आप उसका जो भी कंपैरिजन करें वो जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को अच्छा इनपुट दे सकती हैं और आप दूसरे को बुरा इनपुट दे सकती हैं और आप कह सकती हैं कि मेरा बड़ा अच्छा रिजल्ट है, वो जस्टिफाइड नहीं है। अच्छा जी, अब हमारे पास इस टाइम 13 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो
सजावल यार तुम हेडफोन लगा लो, तुम्हारे से वो मेरी आवाज़ मुझे वापस आ रही है। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो फिर मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। चलिए मैं फिर लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। मैंने आप लोगों के साथ एक पीडीएफ फाइल शेयर की है। उस पीडीएफ को मैं ज़रा जूम आउट करके दिखाता हूँ वो कैसी दिखती है। वो कुछ इस तरह दिखती है। ये एक किस्म का माइंड मैप है। माइंड मैप एक टूल है जिसके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को एक पिक्चर की फॉर्म में शो कर सकते हैं। तो 3 कॉन्सेप्ट मैं जो है वो आपके इस रिसर्च के जर्नी से रिलेटेड आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले कि आप कर रहे हैं रिसर्च, क्योंकि आपकी डिग्री है रिसर्च की डिग्री। मैं आता हूँ, ये जो दरमियान का मेरा स्टार्टिंग नोड है, रिसर्च। आपकी डिग्री है रिसर्च की। तो जो रिसर्च की डिग्री है वो असूली तौर पे जब आप कंप्लीट करने लगेंगे तो आप एंड पे 2 प्रोडक्ट्स बनाएंगे, जिसमें से एक ऑप्शनल है और एक कंपल्सरी है। जो रिसर्च पेपर है ये ऑप्शनल है। ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की मुख्तलिफ पॉलिसीज़ होती हैं। जिस तरह अब मलेशिया के अंदर मैंने पीएचडी किया तो वहाँ पे उनकी पॉलिसी ये है कि अगर छठे सेमेस्टर में स्टूडेंट ने डिफेंस करना है तो उसके पास 2 स्कोपस पेपर होने चाहिए। तो ये कंडीशन है कि छठे सेमेस्टर में डिफेंस के लिए 2 स्कोपस पेपर होना ज़रूरी है। लेकिन अगर 7वें में जाता है तो 1 स्कोपस पेपर होना ज़रूरी है। अगर 8वें में जाता है तो कोई स्कोपस पेपर होना ज़रूरी नहीं है, नो पेपर इज़ रिक्वायर्ड। लेकिन जो चीज़ कंपल्सरी है वो है थीसिस। आपने थीसिस लाज़मी लिखना है। तो ये 2 प्रोडक्ट हैं आपके। जब आप अपनी रिसर्च की डिग्री कंप्लीट करोगे तो आप यूनिवर्सिटी की पॉलिसी के हिसाब से देख लो कि रिसर्च पेपर की क्या रिक्वायरमेंट है और थीसिस की क्या रिक्वायरमेंट। थीसिस तो हर जगह कंपलसरी है। अब ये जो 2 आपके प्रोडक्ट हैं ये बेसिकली इवेलुएट होते हैं बाय द एग्जामिनर। अब जो एग्जामिनर है वो किस एंगल से आपके इस प्रोडक्ट को देखेगा वो मैंने यहाँ लिख दिया। एग्जामिनर सबसे पहले देखना चाहता है कि आपने कोर स्टडी आइडेंटिफाई की है। कोर स्टडी की बेस पे वो ये देखना चाहते हैं कि आपने प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई की है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम खुद से नहीं बनाई हुई हो सकती। आपकी प्रॉब्लम किसी न किसी रेफरेंस से आना ज़रूरी है और वो जिस रेफरेंस से आएगी वही आपका कोर पेपर होगा। तो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है। फिर एग्जामिनर देखता है कि हाउ इज़ द प्रॉब्लम सॉल्व बाय द एग्जिस्टिंग स्टडी, क्योंकि प्रॉब्लम आपने तो नहीं बनाई, प्रॉब्लम तो किसी न किसी पेपर से आपने ढूंढी है। तो उस पेपर ने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया था। अब डेफिनेटली उसने कुछ सैंपल इनपुट डेटा लिया होगा, अपना डेटा सेट लिया होगा, उसका कोई एल्गोरिदम होगा, उसके बाद उसने कुछ आउटपुट जनरेट किया होगा और वो जो पेपर उसने पब्लिश किया होगा उसके अंदर वो खुद से बताएगा कि ये मेरा अकेले का एल्गोरिदम नहीं है। नॉर्मली जो अच्छे पेपर होते हैं वो अपने आप को और एल्गोरिदम से कंपेयर करेंगे। यानी जो कंपेयर्ड आपका एल्गोरिदम है उसने बताया होगा कि मेरे पास 4 और एल्गोरिदम है जिससे मैं अपने आप को कंपेयर करूँ। आप ये करेंगे कि आप एल्गोरिदम को कुछ इम्प्रूव करके कहेंगे कि मैं अपने आप को इससे कंपेयर कर रहा हूँ। जो बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं कि हम अपने आप को सिर्फ इससे नहीं कंपेयर करें, हम 4-5 और से भी कंपेयर करें। वापस आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि हाउ इज़ द प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय द एक्जिस्टिंग स्टडी। अब जो प्रॉब्लम थी वो एक्जिस्टिंग स्टडी ने सॉल्व करने के लिए एक एल्गोरिदम बनाया। अब एल्गोरिदम मिसाल के तौर पे आजकल बड़ा जो जो ऑटोनमस कार ड्राइविंग है ये बेसिकली स्टार्ट ही इधर से हुई थी कि हम रोड के ऊपर कैसे ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं और हम कैसे उनमें से मैन्यूवर कर सकते हैं। तो इसमें मल्टीपल स्टेप्स थे, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हम मैन्यूवर कैसे करेंगे। तो एक प्रॉब्लम थी कि भाई प्रॉब्लम ये है कि सड़क पर ऑटोमेटेड तरीके से चलना है और उसने एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम बनाया। उसने कहा कि मेरे एल्गोरिदम में पहले ये स्टेप होता है, फिर दूसरा स्टेप ये होता है, फिर तीसरा स्टेप ये होता है। फिर उसने अपना डाटा सेट लॉन्च किया। अब डाटा सेट जो वो है वो सारों का एक स्टैंडर्ड डाटा सेट है। वो वीडियोस होंगी सड़कों की या फिर वो एक 3D सिमुलेशन सॉफ्टवेयर होगा जो सारों के लिए सेम होगा। अच्छा, हाउ इज़ द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड बाय द एग्जिस्टिंग स्टडी। एग्जिस्टिंग स्टडी ने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपना एक एल्गोरिदम प्रपोज किया। व्हाट न्यू इज यूज्ड टू सॉल्व बाय द प्रॉब्लम। अब वो एग्जामिनर आपसे ये देखना चाह रहे हैं कि आपने नया ऐसा क्या किया है इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो वो ये हो सकता है कि आपने इसमें से थोड़ा सा चेंज कर दिया है। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि मैंने यही एल्गोरिदम इस्तेमाल किया लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया।
एग्जामिनर फिर ये पूछेगा आपसे कि आपने चेंज क्यों किया और आपने क्या चेंज किया। तो इस क्यों और क्या का जवाब आपके पास होना चाहिए। अच्छा जी, व्हाट न्यू इज यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आपने कहा कि एग्जिस्टिंग का ये एल्गोरिदम था, मैंने चेंज किया है और मेरा चेंज करने के बाद ये एल्गोरिदम बन गया। फिर एग्जामिनर पूछता है इज द डेटा सेम फॉर योर एंड एग्जिस्टिंग रिसर्च। ये आपके सवाल पूछने से पहले मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखा था, क्योंकि ये लोगों को लगता है कि शायद एग्जामिनर नहीं पूछेगा या एग्जामिनर को लगेगा कि ये ठीक है। ये सिर्फ तभी ठीक है जब आपको या तो एग्जामिनर फेवर दे रहा हो या फिर आप ये साबित कर दें कि आपने कोई ऐसा काम किया है जो कि किसी ने पहले नहीं किया हुआ या नहीं हो सकता। डेटा सेट की बेस पे ये कहना कि ये पहले किसी ने नहीं किया, ये गलत बात है, ये झूठ बात है। कि जी बाकी दुनिया में बाहर बहुत सारे डेटा सेट्स पे काम हुआ, मैंने ये किया कि मैंने पाकिस्तान के अंदर ना एक हॉस्पिटल से डेटा सेट ले लिया, इस डेटा सेट पे ये पहले नहीं हुआ, तो ये मैं पहली दफ़ा कर रहा हूँ। ये रिसर्च के हिसाब से बिल्कुल भी सही बात नहीं है। इसमें आपने रिसर्च एल्गोरिदम पे नहीं की, इसमें सारी रिसर्च आपने डाटा पे की है। आपने ढूंढा कि मैं ऐसा कोई डाटा निकालूं जो पहले किसी ने इस्तेमाल ना किया और मैं फिर उस पे डाटा पे काम करूं। पेपर जहां तक बात है पब्लिश करने की, तो वो पेपर पब्लिश भी हो जाता है कहीं पे भी पेपर आप, लेकिन इम्पैक्ट फैक्टर में नहीं पब्लिश होगा, कभी भी नहीं पेपर पब्लिश होगा। क्यों? क्योंकि वो ये इस चीज़ को कंट्रीब्यूशन नहीं मानेंगे। अच्छा जी, उसके बाद एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा हाउ वाज द प्रॉब्लम, हाउ वाज द प्रपोज्ड एंड एग्जिस्टिंग सोल्यूशन इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, जो आपने एल्गोरिदम बनाया है और जो एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम बना हुआ है, ये इम्प्लीमेंट कैसे किया आपने। क्यों? क्योंकि आपने अब जब जब आपने रिसर्च की। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी सर, वो क्वेश्चन था। अच्छा सजावल यार, तुम ये लैपटॉप हैंड फ्री लगा लो। सजावल आप हैंड फ्री लगा लो, क्योंकि आप जब मैं लैपटॉप में से एको बार बार आपकी आवाज़ में आ रहा, फिर आप खुद भी बोलोगे तो फिर आपका भी एको आएगा। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके सवाल का, जब आप माइक अनलॉक करोगे तो मैं सवाल सुन के जवाब दूंगा। इस दौरान कोई और सवाल पूछना चाहता हूँ? जी सर, वो मैंने क्वेश्चन था। हाँ जी, पूछिए। तो, एक तो सर हमारे पास ये है ना कि हम ऑलरेडी जो एक डाटा सेट है जो यूज हो रहा है उसी के बिहाफ पे कोई एक्यूरेसी उसके अंदर हम बेहतर कर सके, कोई एक एल्गोरिदम में चेंज करके। ठीक है। सर कंडीशन हमारे पास ये भी हो सकती है कि हम डाटा सेट जो है वो उसको टाइप चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल पहले किसी ने इमेज पे काम किया था तो हम उसको टेक्स्ट में कर लेते हैं। सर देखो, इस क्या? अच्छा यार, मैं यहाँ पे ना एक सिंपल बात करना चाहूँगा कि आप लोगों कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो। जी सर। आप लोगों कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स, यार ये आवाज़ अपनी आप बंद करना सजाओ। आप लोगों कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट, तो जो कंप्यूटर साइंस का कंट्रीब्यूशन है ना, वो एल्गोरिदम में आता है। यहाँ पे आपका एल्गोरिदम और कंपेयर्ड एल्गोरिदम, इसके अलावा और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आता। इस चीज़ पे टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है कि आप डेटा सेट के ऊपर टाइम लगाएं कि जी उसका डेटा सेट ये था, मैंने चेंज किया और मैंने सारा अपना एफर्ट ही उसके चेंज करने पे लगाई, नहीं। अच्छा, मैं फिर ये कहूँगा कि मेरा ये जो लेक्चर आपको देने का मकसद है वो आपको डिस्करेज करना नहीं है। मेरा ये मकसद कहीं नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि आपने कुछ भी नहीं किया हुआ। मेरा इस लेक्चर को देने का मकसद आपकी डायरेक्शन सेट करना है। अच्छा, अब डायरेक्शन सेट करने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाए सही क्या है और गलत क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो कर रहे हो वो गलत है और उसकी बेस पे आप लोगों की डिग्री नहीं होगी, नहीं। आपने जो कुछ भी किया है, आपके जो मर्जी एग्जामिनर आते हैं, जो मर्जी सुपरवाइजर हैं आपके, आपकी डिग्री इंशाल्लाह निकल जानी है। लेकिन मेरा इस लेक्चर को देने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि कंप्यूटर साइंस के अंदर जो रिसर्च का कंट्रीब्यूशन है वो कहाँ काउंट होता है, वो आपके एल्गोरिदम पे काउंट होता है। वो इधर काउंट नहीं होगा कि आपने डेटा सेट बनाया या फिर आपने डेटा सेट को मैनिपुलेट किया या डेटा सेट को क्लीन किया। आपका कंपैरिजन हमेशा किसी न किसी एल्गोरिदम के साथ होगा कि आपका क्या एल्गोरिदम था,
आपने क्या चीज़ प्रपोज की उसके अंदर और एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम क्या था, उन दोनों के अंदर जो डाटा सेट गया वो इनपुट सेम होनी चाहिए और कंपैरिजन पे उसकी कोई एक्यूरेसी इंप्रूव हुई है या डिग्रेड हुई है, वो आपने एनालिसिस प्रेजेंट कर देना। ये मैं आपको डायरेक्शन दिखा रहा हूँ कि कंप्यूटर साइंस की रिसर्च के अंदर आपसे एक्सपेक्ट ये किया जाता है, और क्योंकि आप भी कंप्यूटर साइंस अब एमफिल कर रहे हो, फिर एक वक्त आएगा आप पीएचडी करोगे और फिर आप आगे बच्चों को पढ़ाओगे, तो आपने उनको गलत नहीं बताना, आपने उनको यही बताना है कि कंप्यूटर साइंस की रिसर्च एल्गोरिदम बेस है, क्योंकि ये कंप्यूटर साइंस है, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है कि आपने कोई डाटा कलेक्शन का कोई नया मेथड निकाला या फिर उसका कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया। आपका एल्गोरिदम पे रिसर्च का फोकस होना चाहिए। मेरे ये कहने के बाद आपने जो कुछ भी किया, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सब आपने खराब किया या गलत किया, आपने जो कुछ भी किया आप उसको करते रहें, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये डायरेक्शन ये है और एक्सपेक्टेड ये है। हालात ऐसे हैं कि आप अब जो कुछ भी कर दें, हालात तो ऐसे हैं कि लोग स्पिनर लगा के थीसिस जमा करा देंगे तो वो भी पास हो जाएंगे, लेकिन मेरा आपको लेक्चर देने का मकसद ये है कि आपको सही और गलत की पहचान हो जाए और इंशाल्लाह कभी आपको मौका मिले तो आप सही ही काम करें। मैं आगे और भी आइडेंटिफाई करूंगा कि अगर मैंने आप अगर अगर ये पॉलिसीज मेरे हाथ में होती तो मैं आपको किस तरह रिसर्च करने की तरफ लेकर आता। अभी तक किसी और का सवाल है तो आप वो पहले पूछ लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। अच्छा जी, हाँ जी, मैं यहाँ तक था कि हाउ वाज द प्रपोज्ड एंड एग्जिस्टिंग सोल्यूशन इम्प्लीमेंटेड। क्योंकि अक्सर ये होता है कि नॉर्मली जो अच्छी रिसर्च होती है ना वो ओपन सोर्स होती है, और उनका कोड आपको गिटहब पे या फिर उनकी वेबसाइट पे या रिसर्च पेपर के अंदर इक्वेशंस की फॉर्म में मिल जाएगा। जब आपको उनका जब आपको उनका कोड मिलेगा तो आप उसको डायरेक्टली रन कर सकते हैं। पाइथन के रिसर्चर्स बहुत सारे हैं जो कि अपना कोड शेयर करते हैं, जावा के रिसर्चर शेयर करते हैं, फिर कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिन पर रिसर्च होती है जिस तरह रैपिड माइनर है, उनके मॉड्यूल्स शेयर करते हैं। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि आपका कंपेयर्ड पेपर अपना सोर्स कोड शेयर करे। अगर उस सिनेरियो में उसने शेयर नहीं भी किया हुआ तो उसने अपनी इक्वेशंस तो पेपर में लिखी हुई हैं, उसने सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं कि उसके एल्गोरिदम में स्टेप्स क्या थे, उसने लिखा हुआ है कि मेरा इनपुट डाटा ये था, उसने अपने डाटा सेट का लिंक दिया हुआ है, फिर उसने ये बताया कि मैंने पहले इस स्टेप के ज़रिए ये फार्मूला लगा के इस तरह डाटे को इस चीज़ में कन्वर्ट किया, फिर मैंने इस फार्मूले के तहत ट्रेनिंग की और इस कर्नल के तहत मैंने, यानी जो कुछ भी उसका मेथड है वो अपने एल्गोरिदम के अंदर मेंशन करेगा, नहीं तो उसका पेपर ही पब्लिश नहीं होगा। तो बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि आपको उस पेपर का सोर्स कोड मिल जाएगा, वर्स्ट केस सिनेरियो है कि आपको सोर्स कोड नहीं मिलेगा और आपको खुद प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो ये एग्जामिनर का राइट है, एग्जामिनर का ये हक है कि वो आपसे पूछ सकता है कि आपने अपना और एग्जिस्टिंग सोल्यूशन कैसे इम्प्लीमेंट किया। फिर आते हैं हाउ वर द रिजल्ट्स जनरेटेड। डेफिनेटली आपने एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट किया तो उसके रिजल्ट्स आउटपुट भी आएंगे, लेकिन यहाँ पे जो सवाल है ना वो बड़ा टेक्निकल सवाल है। हाउ वर द रिजल्ट्स जनरेटेड। जब हम रिजल्ट जनरेट करते हैं ना तो एल्गोरिदम आउटपुट जो देता है, आउटपुट मेजरेबल होना जरूरी है। मिसाल के तौर पे अगर प्रिडिक्शन है, सॉरी एक मिनट मैं जरा गला साफ कर लूँ। हाँ जी, अच्छा जी, जो आउटपुट है, मिसाल के तौर पे आपके एल्गोरिदम में आपने इनपुट डाटा दिया, उसने ट्रेनिंग की, लेकिन आउटपुट वो जनरेट करेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स, या वो ये जनरेट करेगा कि आउट ऑफ 5 इसको कितनी रेटिंग देनी चाहिए, या वो ये जनरेट करेगा कि ये क्लासीफाई इस, मिसाल के तौर पे अगर हम न्यूरल नेटवर्क्स की बात करें तो उसके अंदर हम जो उसका कर्नल डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हमारे पास आउटपुट आइडेंटिफाइड होता है कि ये बिल्ली है या कुत्ता है या ये कोई और जानवर है, तो उसका आउटपुट हमें पता होना चाहिए। तो ये रिजल्ट जनरेट कैसे हो रहा है, इसके ऊपर आपको थोड़ा एम्फेसिस देना होगा, आपको थोड़ा डिज़ाइन बना के दिखाना होगा कि जो मेरा आउटपुट है वो ये है, मिसाल के तौर पे ट्रू है या फॉल्स है, और एग्जिस्टिंग का भी ट्रू फॉल्स था इसलिए मेरा भी ट्रू फॉल्स है। एग्जिस्टिंग का लेट सपोज उसने न्यूरल नेटवर्क्स पे काम किया तो उसका आउटपुट था कैट एंड डॉग, तो मेरा आउटपुट भी कैट एंड डॉग है।
उसने जिस तरीके से जनरेट किया उसकी आपने पाइपलाइन दिखा दी, आपने अपनी पाइपलाइन दिखा दी एल्गोरिदम की कि मेरा जो कर्नल का पाइपलाइन स्ट्रक्चर है वो ये है, इसके ज़रिए मेरी ट्रेनिंग हुई और इसके ज़रिए इसने आउटपुट प्रिडिक्ट किया। तो जो रिजल्ट है वो जनरेट करने को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाउ वर द रिजल्ट्स जनरेटेड, हाउ वर द रिजल्ट्स इवेलुएटेड। इवेलुएटेड जो है वो फिर बाद की बात है। मतलब ये कि आपका ट्रू फॉल्स आया या फिर आपका कैट एंड डॉग आया या फिर आपका प्रिडिक्शन आई आउट ऑफ 5 इसको कितने मैं स्टार दूं, लेकिन आपने जब इवेलुएट करना है तो आपने उस आउटपुट रिजल्ट को कंपेयर करना है किसी न किसी पहले से मौजूद रिजल्ट के साथ। अब वो पहले से मौजूद रिजल्ट की मिसाल मैंने आपको कल दी थी कि हम जब डाटा सेट लेते हैं तो हम उसको स्प्लिट कर लेते हैं 70-30 में, कि 70% हमने ट्रेनिंग के अंदर ले गए, 30% हम टेस्टिंग में ले गए। जो डाटा सेट होता है ना उसके अंदर ये मेंशन्ड होता है कि हमारे पास करेक्ट आंसर्स क्या हैं, तो उसमें से आप आधे या 30% या 20% आंसर बचा छुपा के रख लेते हैं कि हमारे जो आउटपुट पे आंसर आएगा ना हम उससे मैच करके देखेंगे कि हमारा आंसर सही भी आया कि नहीं आया। अब जब मैच करेंगे ना, ये मैच करने के मेथड को इवेल्युएशन कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपने 10 प्रिडिक्शंस की, 10 प्रिडिक्शन के अंदर आपका आंसर ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आया, तो जो 10 प्रिडिक्शंस आपने की वो 10 का रिजल्ट पहले कहीं मौजूद था, तो आप ये चेक करोगे कि जो मौजूद रिजल्ट है उससे आपका रिजल्ट कितना कितना मैचिंग सही है और कितना गलत है, इसको हम एक्यूरेसी कहते हैं। रिजल्ट्स इवैल्यूएट होने के बाद आखिर में आता है कि आपने अपने रिजल्ट से सिंथेसाइज क्या किया। सिंथेसाइज ये होता है कि क्योंकि अब यहाँ पे आउटपुट पे रिजल्ट आया और आपने इवैल्यूएट किया, तो आपका लेट्स सपोज एक्यूरेसी आई 95%, जो कंपेयर्ड एल्गोरिदम था उसकी थी 92%। अब आपका 3% इंक्रीज आया, तो जो 3% इंक्रीज आया वो आप डॉक्यूमेंट करोगे, आप बताओगे कि ये मेरा 3% इम्प्रूव आया है। लेकिन आपसे एग्जामिनर ये भी यहाँ जानना चाहता है इस वाले स्टेज पे कि रिसर्चर को क्या लगता है कि वो 3% इम्प्रूवमेंट क्यों हुई। फिर आप ये कह सकते हैं कि जो हमने इक्वेशन में चेंज किया, तो वो जो इक्वेशन में हमने फैक्टर्स इंक्लूड किए वो इस सिनेरियो में हेल्प आउट करते थे। अगर आपने सिंपल ये कर दिया ना कि मेरा 5% या 3% ये रिजल्ट इंप्रूव हो गया और बस मैंने पेपर भी खत्म कर दिया इस पे और मैंने थीसिस भी इस पे एंड कर दिया, तो वो अच्छे जर्नल में पब्लिकेशन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता। वो ये कहते हैं कि अपने रिजल्ट को सिंथेसाइज करें। सिंथेसाइज का मतलब है कि आपकी जो इम्प्रूवमेंट है आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि किस वजह से होगी। और इसके बाद एक और पॉइंट भी है, ये मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, और वो ये कि हाउ इट कैन बी, हाउ योर वर्क कैन बी इम्प्रूव। और आपको अब रिसर्च करने के बाद क्या लगता है कि जो आपने काम किया है वो किस तरह और इम्प्रूव हो सकता है। ठीक, अब मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ, तो पहले आप सवाल पूछ लें, फिर मैं जो अगली डायग्राम है उसको एक्सप्लेन करता हूँ। सर जब हम डाटा को वैल्यूएट करते हैं वो उसकी वैलिडेशन ही होती है, जैसे आपने हमें असाइनमेंट में दिया था या कोविड वाली असाइनमेंट में कि आप अपना डाटा को वैल्यूएट कैसे, सॉरी वैलिडेट कैसे कर रहे हैं। ये आप ज़रा दोबारा सवाल पूछें, ये मुझे सही क्लियर नहीं हुआ। आप बेशक टाइप भी कर दें साथ साथ, लेकिन आप पूछ भी लें दोबारा। सर आपने भी कहा ना कि हमें डाटा को वैल्यूएट भी करना होता है। आपने हमें जो कोविड की असाइनमेंट दी थी कोविड-19 वाली, उसमें आपने कहा था कि रिसर्चर्स ने अपने डाटा को वैलिडेट कैसे किया है, तो ये वैल्यूएट और वैलिडेट सेम थिंग होगी डाटा में। अच्छा, मैं फिर एक बात यहाँ पे एम्फोसाइज करूँगा कि आपका डाटा ये है, ठीक है। इवैल्यूएट डाटा नहीं होता, आपका इवैल्यूएट आउटपुट होता है। जो आपके एल्गोरिदम से आउटपुट आएगी आप वो इवैल्यूएट करेंगे, आप इनपुट डाटा कभी भी इवैल्यूएट नहीं करते। तो आपने ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करने कि हमने डाटा इवैल्यूएट किया, आपने ये कहना है कि हमने आउटपुट रिजल्ट्स को इवैल्यूएट किया। जहाँ तक बात है वैलिडेट की, वैलिडेट ये होता है कि आप कैसे ये कह सकते हैं कि ये इतने % वाकई ही इम्प्रूवमेंट है। वैलिडेशन के लिए आप इवैल्यूएशन मैट्रिसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। इनपुट डाटा ना वैलिडेट होता है ना इवैल्यूएट होता है।
आपका जो कुछ भी वैलिडेट इवैल्यूएट होगा, जो कुछ भी प्रोसेस वैलिडेशन इवैल्यूएशन से रिलेटेड है, वो आपकी आउटपुट के बाद रिलेटेड है। हाँ जी, अब जूम ने मुझे कह दिया कि आपके पास 10 मिनट रह गए हैं, तो आप मुझे सवाल पूछना शुरू करो। मैं इंशाल्लाह ये जो जर्नी वाली डायग्राम है ना, ये मैं आपको कल फिर एक्सप्लेन करूंगा। अभी 10 मिनट के अंदर अंदर आप जो सवाल पूछना चाहते हैं वो पूछ लें। सर वो आई थिंक आज के लेक्चर की समझ आ गई है कंप्लीट। तो एक मतलब क्वेश्चन थे डिस्कस थी हाँ जी, कि मतलब सर अभी लेक्चर सजावल आपकी बात अब सही नहीं आ रही। सर अब क्लियर आ रही है? हाँ जी, आ रही है। सर अब कल से ये लेक्चर शुरू हुआ है, हाँ जी, तो हमें मतलब ऐसे फील हो रहा है हम रिसर्च की एक मतलब अलहदा से नई रिसर्च शुरू से अभी अलिफ बे से हम दोबारा से शुरू करें, एक नई दुनिया की रिसर्च में आए हैं। क्योंकि सही, इससे पहले के कल से हमें एक कॉन्सेप्ट का जो पता चला है कि हमारे पास एक अच्छा कोर पेपर होना चाहिए जिसके बिहाफ पे हमने आगे अपनी रिसर्च को कंप्लीट तक लेके जाना है, उसी के बिहाफ पे हमने चीज़ों को इवेल्युएट करना है। सही, पहले हमारा जो कॉन्सेप्ट था माइंड में कि हमारे पास 30 40 50 मतलब इस तरह के कोई पेपर का था, हमारे पास जितने ज्यादा पेपर होंगे हमारी रिसर्च में हमें एक अच्छा फायदा मिलेगा। हमने फर्स्ट सेमेस्टर में सर तकरीबन कुछ 50 पेपर की असाइनमेंट दी थी जिसमें हमने एक टॉपिक सिलेक्ट किया, फिर उसके बिहाफ पे काम भी किया। तो सर वो फिर काम वहीं पे खत्म हो गया, फिर आप सुपरवाइजर से जाते हैं तो वहां पर एक अलग से कॉन्सेप्ट चलता है। तो सर यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्लिक्शन आ रही है कि मतलब हम इस चीजों को कैसे लेके चले, मतलब आगे आपने हमें ये भी वे बताए हैं कि डिग्री भी हो जाएगी, लेकिन सर चाहते हैं कि एमफिल में थोड़ा बहुत रिसर्च का कम अज कम पता चल जाए। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा सर बता दें कि कुछ मेन पॉइंट जिसको हम अपने मतलब के थाम लें कि एट द एंड टिल देन द रिसर्च हमने इन पॉइंट्स को नहीं छोड़ना, यही आपकी राइट रिसर्च है। सही। अच्छा, जो सजावल अभी तक आप लोगों ने किया ना, देखो जिसने एक लाइन भी लिखी है ना, इतनी मेहनत भी किया, तो वो अपनी मेहनत को रायगा ना समझे। आप लोगों ने जो कुछ भी किया है, आप उसको कंटिन्यू रखो। आप इससे पहले जो कुछ समझ रहे थे ना कि ये देखो थीसिस के अंदर कुछ लिखा होना जरूरी है। अब वो जो लिखा होना जरूरी है ना, वो वक्त का तकाजा ऐसा है कि आप लोग जो कुछ भी लिख दोगे, मुझे ये लगता है कि वो पास आउट हो जाएगा। इस लेक्चर का जो मकसद है, इस लेक्चर का जो मकसद है वो ये मकसद है कि आपको मैं सही डायरेक्शंस दिखा दूं। आप उसमें से जो जो चीज अपने एफर्ट के साथ पूरी कर सकते हो ना, वो कर दो। आप एटलीस्ट इतना तो कर सकते हो कि ये हेडिंग्स के हिसाब से अपने थीसिस को लिखना शुरू कर दो। अब उसके दरमियान में आपने सही लिखा है, गलत लिखा है, पता नहीं कोई पढ़ता है नहीं पढ़ता, लेकिन आपको ये पता चल गया कि ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं। फिर एक्सपेरिमेंट आपने किया है नहीं किया, आपने जो कुछ भी किया आप लिख दो। आपका डाटा सेट सेम था नहीं था, आपने कोई डिफरेंट डाटा सेट किया, जो कुछ आपने कर दिया ना वो आप लिख लो, उसको आप ज़ाया ना करो, और उसी हिसाब से आप थीसिस अपना लाजमी जमा करवाओ। जहाँ तक बात है कि ये चीज़ें जो डायरेक्शन मैंने आपको दिखाई हैं, वो डायरेक्शन दिखाने का मकसद ये कि अ, आप जिस इदारे से एमफिल कर रहे हो, ये इदारा अभी रिसर्च के उस मेयार पे नहीं है जो बाहर के और ये किसी और मुल्क के इदारे हैं। ऑल्दो ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपके मेयार को बेहतर करें, लेकिन मेयार को बेहतर करने से पहले आपको समझाना ज़रूरी है। तो वो अब समझाने वाला काम तो मैं अभी कर रहा हूँ, लेकिन जो शुरू में आपने किया कि आपने टाइम बहुत स्पेंड किया स्टडीज़ ढूँढने में, वो ना सारी की सारी यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है। अगर मेरे हाथ में पॉलिसीज़ हों तो मैं ये कंडीशन ना लगाऊँ कि आपने रिसर्च पेपर पब्लिश करना है। मैं ये कंडीशन लगाऊँ कि आप कोई भी पेपर जो नेट पे पड़ा हुआ है, आप पकड़ लें और उसको सबसे पहले सबसे ज़्यादा कोशिश करें कि आपको एक-एक लफ्ज़ उसका समझ में आ जाए। क्योंकि मेरा फ़ोकस आपका रिसर्च पेपर पब्लिश करवाना नहीं, मेरा फ़ोकस ये है कि ये जो एग्ज़ामिनर के सवालात हैं ना, आपने इनको पूरा जवाब देना है। ये जानते हुए कि उसने आपसे डेटा सेट और एक्सपेरिमेंट और एल्गोरिथम के बारे में क्या-क्या पूछना है, अब मैं आपको आज़ाद छोड़ता हूँ, आप जो मर्ज़ी पेपर ढूँढ लें। बेशक आप लो इम्पैक्ट फैक्टर या विदाउट इम्पैक्ट फैक्टर ढूँढ लें, क्योंकि जो आपका ढूँढने वाला क्राइटेरिया ना, वो आपके मुकाबले, क्योंकि आपने लगानी है दौड़। ये जो
कल का हमारा है ना स्लाइड, वो जर्नी ऑफ योर रिसर्च। आपने दौड़ लगानी, लेकिन दौड़ आप लगाते हो अपनी कंपेयर्ड स्टडी के साथ। अगर आपकी कंपेयर्ड स्टडी बहुत मुश्किल होगी तो आपके लिए दौड़ जो है ना वो मुश्किल हो जाएगी। एग्जामिनर क्योंकि सवाल पूछेगा कि अच्छा वो तो स्पीड से दौड़ रहा था, वो तो यहाँ पे इस तरह दौड़ा था, वो जो भी सवाल आपसे पूछेंगे वो आपकी कंपेयर्ड स्टडी के हिसाब से पूछेंगे। अगर आपने अपनी कंपेयर्ड स्टडी बहुत ही आसमान से उतरी ढूंढ ली तो आपके लिए उतना फरिश्ता बनना बड़ा मुश्किल हो जाना है। मैं अगर मेरे पास ये पॉलिसी हो तो मैं आपको ये ना कहूँ कि आपने कोई ऐसा पेपर ढूंढ के लाना जो आसमान से उतरा हो। मैं ये कहूँ कि कोई ऐसा पेपर होना चाहिए जिसके ये सारे जवाबात आप दे सकें। तो वो आप कॉन्फ्रेंस पेपर भी ढूंढ सकते हैं, आप IEEE का सिंपल कॉन्फ्रेंस पेपर भी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट जब कंप्लीट करते हैं अपनी डिग्री, वो कॉन्फ्रेंस पेपर पब्लिश करते हैं, तो किसी ना किसी एग्जिस्टिंग कॉन्फ्रेंस पेपर के साथ आप कंपेयर कर लें। लेकिन ये सारा मकसद आपको डायरेक्शन देना है। आपने जो कुछ कर लिया आप वो उसको करें और उसका थीसिस जरूर लिखें। अब 3 मिनट रह गए हैं, तो अब इसमें कोई एक सवाल पूछ सकता है तो फिर मैं ये सेशन ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा। सर मेरा जो कोर पेपर है ना, उसका जो ऑथर है उसने अपना डाटा सेट पब्लिश नहीं किया, तो मैंने उससे रिक्वेस्ट भी की थी कि मैं इस पेपर पे काम करना चाह रही हूँ, लेकिन वो कह रहा है कि हम कुछ अपनी कंपनी के प्राइवेसी इश्यूज की वजह से हम आपको अपना डाटा सेट नहीं दे सकते, तो आप किसी पब्लिक डाटा सेट पे इसको इवेलुएट कर लें। ठीक है, डाटा आपका है कि ये रिसर्च आपकी है किस टॉपिक पे? सर मेरी है मिनोरिटी टू मेजोरिटी क्लास, है कि जब हमारी मिनोरिटी क्लास पॉजिटिव होती है तो फिर हम उसको कैसे वैल्यूएट करते हैं, क्योंकि जो हमारा क्लासीफायर है वो हमारी मेजोरिटी को मिनोरिटी को इग्नोर कर देता है और फिर मेजोरिटी को ही वो ज्यादा देता है वैल्यूएशन। अच्छा, आप ये कर सकती हैं कि उसका जो पेपर पब्लिश हुआ है ना, उसने डेफिनेटली किसी और के साथ अपने आप को कंपेयर किया होगा। क्या किया उसने किसी और के साथ अपने आप को कंपेयर? जी सर किया है। तो जिसके साथ कंपेयर किया हुआ ना, आप उसका पेपर ढूंढ के उठा के देख लें कि उसमें क्या पता डाटा सेट का लिंक गिवन हो। अगर एक एल्गोरिदम है उसने अपने आप को 10 और से कंपेयर किया है, तो वो जो 10 और थे जी सर। उन्होंने तो अपने पेपर में कोई ना कोई डाटा सेट का जिक्र किया होगा। उसका लिंक अगर मिल जाता तो जी आपका फायदा हो जाता। सर वो एक पब्लिक डाटा सेट है, उस पे उसने क्रेडिट कार्ड फ्रॉड ट्रांजैक्शन पे किया है, तो उसका पब्लिक डाटा सेट तो अवेलेबल है। तो ठीक है, आप वो डाटा सेट लेके उस पर एक्सपेरिमेंट कर लें। दोनों एल्गोरिदम का जी सर। डाटा सेट सेम होना चाहिए, इनपुट सेम होना चाहिए। जी सर, थैंक यू सर। हाँ जी, 2 मिनट रह गए, कोई एक सवाल अगर पूछना चाहे तो। वैलिडेट एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, हाउ दे डिफर। अच्छा, जो वैलिडेट पहली बात तो ये कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आपसे रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप कहीं पे भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें ना, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, तो ये आपसे रिक्वायर्ड नहीं है। ये आप स्टैटिस्टिक्स की डिग्री नहीं कर रहे। अगर आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेंगे तो एग्जामिनर के जहन में ये सवाल जाएगा कि आप स्टैटिस्टिक्स की डिग्री कर रहे हैं। तो इस लफ्ज़ को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को। अच्छा, अब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मैंने आपको पहले भी बताया कि ये आपका इनपुट फेज़ में होता है। ये डाटा सेट जो आपका इनपुट है उसकी स्टैटिस्टिकल वैलिडेशन चेक की जाती है। आपका जो वैलिडेशन है ना वो यहाँ आउटपुट पे आती है। मैं इंशाल्लाह, क्योंकि अभी लेस देन 1 मिनट रह गया, मैं कल लेक्चर इंशाल्लाह यहाँ से स्टार्ट करूँगा, तो आपने मुझे रिमाइंड करवाना है। कल हमारा लेक्चर होगा जर्नी ऑफ योर रिसर्च के ऊपर, ठीक है? ये जी बेहतर सर। जावल, आप ये नोट कर लो, आपने मुझे अगले लेक्चर में ये लाजमी बताना है, जी बेहतर सर वैलिडेशन इंशाल्लाह। स्टडी। चलो ठीक है जी, ओके जी, क्लास खुदा हाफिज़। थैंक यू सर।